कल हमने की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, आज हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। देखो, आपके पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, पहले समझ लो बाद में नोट करना, ठीक है। आपके पास कोई लिक्विड है, कोई सॉल्यूशन है या कोई सॉल्वेंट है प्योर, आपने इसके ऊपर यहाँ पे गैस फिल करी। अब गैस ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे छोड़ोगे वो तो गैस तो एस्केप आउट हो जाएगी, निकल के चली जाएगी, तो आपको उसको कवर करना पड़ेगा, कोई पिस्टन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, ये एक पिस्टन लगा दिया और ये गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये नीचे क्या है, सॉल्वेंट है। अब गैस के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर क्या करेंगे, टकराएंगे और एंटर करने की कोशिश करेंगे। कहाँ एंटर करने की कोशिश करेंगे, इस सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर लगाया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगाया, प्रेशर लगाया। अभी जो ये वाला सिस्टम है, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, इस वाले सिस्टम में भी क्या होगा, कुछ गैस के मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे, डिसॉल्व होंगे, और गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के बाहर भी आएंगे। तो जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, यहाँ भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा एट प्रेशर P, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस और रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस इक्वल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब आपने क्या किया, प्रेशर और बढ़ाया, तो ये जो आपका पिस्टन था, मान लो वो यहाँ पे आ गया, इधर आ गया ये पिस्टन, राइट, नीचे आ गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। जब ये नीचे आया तो ये वाला एरिया कम हो गया ना, जहां पर गैस थी वो एरिया कम हो गया। पहले ये सारे मॉलिक्यूल इतने एरिया में थे, अब ये सिर्फ इतने एरिया में, मॉलिक्यूल उतने ही है गैस के, कम एरिया में है, यानी कि पर एरिया नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएंगे ना। ये बात समझ में आ रही है ना, है ना। तो जब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस पर यूनिट एरिया ऐसा होगा, तो वो और ज्यादा टकराएंगे, तो वो और ज्यादा क्या होंगे, नीचे डिसॉल्व होंगे, ठीक है। जब वो और ज्यादा डिसॉल्व होंगे तो अब इस प्रेशर पर भी क्या होगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। और ये सिस्टम ऐसे ही काम करता रहेगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से, पहले तो भी हमने प्रेशर की बात करी, फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहला फैक्टर है, प्रेशर से पहले हम बात कर लेते हैं नेचर की। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये बताया था लास्ट क्लास में। यानी कि अगर मैंने कोई ऐसी गैस यहां पर रखी है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, Cl2 गैस है, तो ये कैसी गैस है, पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर गैस है। आपने H2 ली, आपने NO2 ली, आपने या फिर N2 ली, और आपने किस में डिसॉल्व कर रहे हो, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो। वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, गैसेस आपकी नॉन पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कैसी होगी, कम होगी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं है ना। अब अगर आपने कोई पोलर गैस ली, जैसे आपने कोई पोलर गैस का नाम बताओ, अच्छा चलो, CO2 पोलर है, अमोनिया है पोलर, ठीक है। इस तरह की आपने कोई गैसेस ली, अमोनिया डाल दी, CO2 देख लिया, SO2 ले लिया, और H2O के अंदर आपने इसको डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो ये भी पोलर और ये भी पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो यही है कि नेचर क्या है गैस का, नेचर क्या है सॉल्वेंट का, तो पहला नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर। अभी हमने यहाँ पर प्रेशर की बात करी थी, जैसे जैसे आपने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। जिससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी गैस की, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अगर इसमें x अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हुई है,
ठीक है, तो ये x जो होगा वो इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, और यही इसका हम क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी होगा। भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कितना मोल, कितना अमाउंट गैस का इसमें डिसॉल्व है, यही तो है। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी भी यही है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप इसे सॉल्युबिलिटी कहो या कहो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो क्या होता है, गैस एकदम तेजी से बाहर निकलती है। क्यों बाहर निकल रही है, क्योंकि बाहर जैसे ही आपने ढक्कन को लूज किया, जैसे ही खोला, फिश के साथ बाहर निकले, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है। अंदर आपने क्या किया था, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ गैस को डिसॉल्व किया हुआ था। तो जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करते हो तो वो गैस बाहर निकलने लगती है। सिलेंडर में भी आपने देखा होगा कि जैसे आप उसको प्रेस करते हो तो आवाज आती है ना बहुत जोर से, गैस बहुत तेजी से बाहर निकलती है, क्योंकि बाहर क्या है, प्रेशर कम है। तो वो हाई प्रेशर पर आपने क्या किया हुआ है, गैस को फिल किया हुआ है, गैस को डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बहुत अच्छी होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब हम टेम्परेचर वाले फैक्टर की अगर बात करें, तो टेम्परेचर पर क्या होगा बताओ, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा गैस पर, सॉल्युबिलिटी पर गैस की, कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, होगा। क्या इफेक्ट होगा, देखो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल है जो ये, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस के जो मोल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर उनकी इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या होंगे, सिस्टम को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, स्केप आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, स्केप आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जब गैस बाहर निकल गई सॉल्वेंट के अंदर से तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा। हाँ भाई, आज फिर लेट, सारे काम तुम क्लास के टाइम पे ही करते हो, थोड़ा पहले। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए आप कोल्ड ड्रिंक्स को कहाँ रखते हो, फ्रिज में रखते हो ना, ठंड में रखते हो ना, है ना। अगर उसे आप गर्मी में रख देते हो तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, और अगर ढक्कन एक बार खोल दिया तब तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर की गैस बाहर निकल जाती है ना, उसका ही तो टेस्ट है उसमें जो आप उसके अंदर गैस फिल करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, प्रेशर, वो नेचर, प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और याद रखना, पहले सुन लो फिर सारा नोट करना। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एनसीईआरटी में, ये लाइन है मैं भी मार्क कराऊंगी। एक्वेटिक एनिमल्स जो कम टेम्परेचर पर लेक्स में रहते हैं, उसका रीजन क्या होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, आपने सुना होगा न्यूज़ में बहुत बार, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है कि लेक्स और समुद्र के बाहर ना बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मरे हुए मिले। ऐसा आपने पढ़ा है कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुना है, तो क्यों होता है ऐसा, टेम्परेचर राइज होने पर क्यों मर जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्यों सरवाइव नहीं कर पाते। टेम्परेचर बढ़ा, ऑक्सीजन, भाई टेम्परेचर जब बढ़ेगा सभी जगह का बढ़ेगा ना, ऐसा थोड़ा कि पानी का नहीं बढ़ेगा, सारे ही एनवायरमेंट का बढ़ा, तो वो लेक्स का भी टेम्परेचर बढ़ा, तो जो ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई एक्वेटिक एनिमल्स को, उन्हें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिली, इसीलिए वो क्या करेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो कम टेम्परेचर पर ही एक्वेटिक एनिमल सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, हॉट वाटर में सरवाइव नहीं कर पाते। तो यहां तक नोट करो पहले। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी वाटर के अंदर,
आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑक्सीजन है और HCl गैस है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा सॉल्युबल होगी वाटर के अंदर। क्यों? हाँ, ये नहीं सोचना कि अच्छा ऑक्सीजन हर जगह ज़्यादा मिलती है, अच्छा एनिमल भी ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती होगी, ज़्यादा सॉल्युबल होती होगी, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन नॉन पोलर है तो इसीलिए उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो कम होती है कंपैरेटिव टू HCl, CO2, SO2, इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये वाली सॉल्युबिलिटी पढ़ने के बाद अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। तो एक लाइन लिखिए, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, to understand the effect of pressure on solubility, we have to understand Henry's law. हेनरीज लॉ में अभी जो हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी, हम गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में ये हमको बताता है कि अगर ये कोई सॉल्वेंट है, यहाँ पर आपने इसको बंद कर दिया पिस्टन लगा के सिस्टम को, इस सिलेंडर को, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल हैं। हाँ, तो जो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इस पर क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, और जो ये प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसमें कितनी वो गैस सॉल्युबल हो जाएगी, यानी कि उस गैस के मोल फ्रैक्शन के या फिर उस गैस की सॉल्युबिलिटी के, राइट। तो P इज प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, तो जो गैस का प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी गैस की सॉल्युबिलिटी के। किस में सॉल्युबल हो रही है गैस, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो रही है। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है यहां पे, हेनरी कांस्टेंट। लिख लो P इज इक्वल टू, लिख लो P इज इक्वल टू, लिख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। P इज अ पार्शियल pressure of gas over the liquid, और X is equal to mole fraction of gas dissolved in या present in liquid। अच्छा, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और अभी मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हो। हाँ, यानी कि P इज इक्वल टू KH मोल्स ऑफ गैस अपॉन ये लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको वाटर के, गैस के मोल दे रखे हैं तो आप X की जगह ये लिख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे, लॉ लिखेंगे। दिस लॉ स्टेट्स, लॉ लिखिए हेनरीज लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid, or solution।
और करके एक और डेफिनेशन लिखें। द पार्शियल प्रेशर of the gas in vapor phase, the partial pressure of the gas in vapor phase, ब्रैकेट में P लिख लेना, is proportional to the mole fraction, is proportional to the mole fraction of gas, ब्रैकेट में X लिख लो, in the solution. सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट हेडिंग डालें। केएच की यूनिट क्या होगी? देखो एक्स क्या था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि दैट इज रेशियो। तो इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, तो इसकी यूनिट किस पर डिपेंड करेगी? प्रेशर पर। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी, अगर आप प्रेशर बार में ले रहे हो तो केएच की वैल्यू बार में होगी, अगर एटमॉस्फेयर में ले रहे हो तो एटमॉस्फेयर होगी, एमएमएचजी में ले रहे हो तो एमएमएचजी में होगी। ठीक है, प्रेशर को हम अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, उसी तरह हमारे जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो लिखो यूनिट ऑफ केएच depends only on unit of P। जो KH की वैल्यू होगी वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगी। मतलब आपको KH की वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको एग्जाम में दी जाएगी, है ना। आप अपनी एनसीईआरटी जब खोल के देखोगे तो वहां पे एक टेबल दे रखी है, अलग अलग गैस की अलग अलग KH की वैल्यू दे रखी है। वो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है कि भाई CO2 की ये होती है, ऑक्सीजन की ये होती है, आपको लर्न नहीं करनी, वो आपसे पूछेगा नहीं कहीं भी। ठीक है, तो ये चीज नोट करेंगे, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। इस फॉर्मूले को देख के क्या समझ आ रहा है कि अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो X की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो X की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये चीज लिखेंगे, when KH increases तो क्या होगी? solubility of gas, यानी कि जो X है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अच्छा, अभी टेम्परेचर का फैक्टर पढ़ा था, अब मुझे बताओ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH क्यों? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो KH बढ़ता है, राइट। तो लिखेंगे टेम्परेचर इंक्रीजेस KH, वैल्यू ऑफ KH आप पूरा लिख लेना, वैल्यू ऑफ KH डिक्रीजेस। क्या लिखा है मैंने? सॉरी KH इंक्रीजेस। अगर हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ निकालें तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो वो होता है, ग्राफ होता है, वो लीनियर आता है। ठीक है, प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, और जो उसका स्लोप होता है वो हमको KH देता है। ये ग्राफ बना लो। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, है ना। मान लो ये जैसे मैंने बनाया, ये CO2 के लिए है, फिर कोई और लाइन आएगी वो H2O H2S के लिए होगी, तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू आएंगी। ग्राफ बना लिया आपने? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। पहला एप्लीकेशन हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक के केस में। क्या होता है वहां पे? जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है ना, टेम्परेचर घटता है तो गैस का डिसोल्यूशन बढ़ता है, या फिर आप कहो कि प्रेशर अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है।
मैंने शायद टेम्परेचर के केस में गलत बोल दिया। प्रेशर अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है इन केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो पहला एप्लीकेशन आप कहाँ देखते हो? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। प्रेशर इंक्रीजेस, solubility of gas increases। ऐसा जब हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर तो हमें ऑक्सीजन की कमी क्यों महसूस होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है इन आर ब्लड वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हमें कम ऑक्सीजन मिलती है और इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब कि हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है। कम ऑक्सीजन मिलने से ही फिर डिजीनेस, नोजिया, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये लिखें कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड, डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन या अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड एनॉक्सिया कर। ठीक है, वहां पे हमें क्या हो जाएगा? एनॉक्सिया हो जाएगा। इस कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं जब हमें कम ऑक्सीजन मिलती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? स्कूबा डाइविंग की आप में से किसी ने सुना तो है ही, नाम सभी ने सुना हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं? एक गैस का सिलेंडर लेकर नीचे जाते हैं, है ना। उस सिलेंडर को ही हम स्कूबा कहते हैं एक्चुअली, है ना। स्कूबा उस सिलेंडर का ही नाम होता है। तो जब नीचे जाते हैं उस गैस को लेके तो वहां पे कंप्रेस्ड गैस यूज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो यूज किया जाता है। तो नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही ऊपर आएंगे तो अब क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो वो जो सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का मिक्सचर आप लेकर गए हुए हो, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर ना बहुत कम होती है। क्यों होती है कम? भाई जब आप नीचे जा रहे थे तो आपके सारे ऑर्गन्स ठीक ठाक काम कर रहे थे, यानी कि आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी चल रही थी। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? ऑक्सीजन की। यानी कि ऑक्सीजन तो आपने कंज्यूम कर ली, ऑक्सीजन तो आपने यूज कर ली, बची क्या? नाइट्रोजन बची, क्योंकि नाइट्रोजन तो आपके यूज की थी नहीं। तो जैसे ही आप बाहर निकले तो वो जो नाइट्रोजन है वो डिसॉल्व, प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो वो डिसॉल्व नहीं हुई, वो बबल्स की फॉर्म में कैपिलरीज में आ जाती है, आपकी ब्लड कैपिलरीज में। तो उसकी वजह से हम कहते हैं उस कंडीशन को बैंड्स। आपको मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? इस प्रॉब्लम को बैंड्स कहते हैं, बैंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया गया? इस चीज को थोड़ा सा चेंज किया गया कि अब ना हीलियम को भी इसके साथ मिक्स करके ले जाया जाता है, हीलियम को भी लेके जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि अब जो हीलियम है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। तो जब ऊपर आएंगे, सॉल्युबिलिटी तो पहले ही कम थी, तो बबल्स बनने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, तो ये बैंड्स वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए इसको हम क्या कहते हैं? ये ट्राई मिक्सचर लेके जाते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रॉक्स। इसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है, इसको कहते हैं नाइट्रॉक्स। 21% ये और 78% ये लेके जाते थे। अगर आप लेके जा रहे हो 4-5 मीटर नीचे जा रहे हो, 10 मीटर नीचे जा रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप उससे नीचे जा रहे हो तो जितना जितना नीचे जाओगे कंप्रेशन क्या होता है? बढ़ता जाएगा। आपके हार्ट पे, आपकी ब्लड कैपिलरीज पर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो वहां पर आप ये ट्राई मिक्सचर यूज करते हो। ठीक है, लिख लो, स्कूबा मिक्सचर डाल के लिख लो। हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो कितना कितना होता है? 11.7% हीलियम लेके जाते हैं और ऑक्सीजन आपकी होती है वहां पे 32% ऑक्सीजन है और ये 56.1% नाइट्रोजन है। इसको 32.1 कर लो, इसको 56.2 कर लो। ठीक है, ये स्कूबा मिक्सचर होता है जो आप लेकर जाते हैं टैंक में। टैंक इज फिल्ड विद हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन और दिस इज द रेशियो ऑफ द गैसेस।
अब एक बार अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, मैं उसमें कुछ चीज़ें